हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 24 फरवरी को 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक द हिंदू का है, 2 इंडियन एक्सप्रेस का है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द NB8 विजिट टू इंडिया फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। इसमें हम रायसेना डायलॉग के बारे में बात करेंगे। 2024 की थीम क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। NB8 कंट्रीज़ क्या है, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। बाल्टिक स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और जो बाल्टिक सी है उसके आसपास जो कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर बनाती है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री और मेंस के एस्पेक्ट सारे के सारे कवर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल है, काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ गुड रिपोर्ट कार्ड। जो रिसेंटली RBI की रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इकॉनमी की, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या जो है इंडिकेटर्स हैं, डेटा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा डोनर गैमेट्स आर अलाउड, व्हाट्स द न्यू रूल ऑन सरोगेसी सेज, ठीक। तो सरोगेसी के बारे में बात करेंगे, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के बारे में समझेंगे और नए रूल्स के मायने जानेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट इस बार आपको दिख सकता है प्रीलिम्स में 2024 में, कई साल से न्यूज़ में है, अभी तक नहीं आया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस, और नीचे लिंक भी दी हुई है, उसमें क्लिक करेंगे डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द NB8 विजिट टू इंडिया फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 2024 में इंडिया और NB8 कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से NB8 कंट्री कौन सी है ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा NB8 कंट्रीज़ के फीचर्स के बारे में आ सकता है। और रायसेना डायलॉग हो रहा है जिसमें NB8 कंट्री विजिट कर रही है इंडिया, उसके ऊपर क्वेश्चन प्री में आ सकता है। रायसीना डायलॉग और इस बार की थीम क्या है 2024 की। रायसीना हिल्स कहाँ पर है, ज्योग्राफी वाला पर्सपेक्टिव भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रीलिम्स वाला पर्सपेक्टिव कवर करेंगे, रायसीना डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। रायसीना डायलॉग है क्या? इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। हर साल जो है रायसीना डायलॉग होता है जिसमें एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ट्राई टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज। इट इज़ हेल्ड सिंस 2016 इन न्यू दिल्ली। 2016 से रायसीना डायलॉग्स हो रहे हैं। जनरली साउथ एशियन कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती थी। फर्स्ट टाइम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप का समूह NB8 इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इट इज़ अटेंडेड बाय वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। द थीम फॉर 2024 इज़ चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ये इस बार की थीम है 2024 की, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों पे बात करेंगे? कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विच इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इस्टेब्लिश इन 2010, ठीक। तो ORF के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये दोनों मिलके ये जो कॉन्फ्रेंस है रायसीना डायलॉग, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। रायसीना जो है हिल्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग रखा गया है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं NB8 कंट्री है कौन कौन सी। डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लतविया, लिथुनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। अब इसमें हम बाल्टिक कंट्रीज़ को अलग कर लेते हैं। आपको सिर्फ बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है पूछा जा सकता है। तो सिर्फ बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है? लतविया हो जाएगा, इस्टोनिया हो जाएगा और लिथुनिया हो जाएगा। ये 3 कंट्रीज़ को बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। और नॉर्डिक कंट्री कौन सी हो जाएगी? जो बची हुई 5 है वो नॉर्डिक हो जाएगी। यहाँ पर फिनलैंड नॉर्डिक होगी, आइसलैंड नॉर्डिक होगी, नॉर्वे नॉर्डिक होगी, स्वीडन होगा और डेनमार्क होगा। ये 5 कंट्रीज़ आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज़। इसमें 3 ऑटोनॉमस रीजन भी इंक्लूड होते हैं नॉर्डिक कंट्री में। एक है ऑटोनॉमस रीजन ऑफ फैरो आइलैंड्स, दूसरा है
ग्रीनलैंड और तीसरा है ऑटोनॉमस रीजन ऑफ अलांड। ये तीनों जो ऑटोनॉमस रीजन है प्लस 5 कंट्री मिला करके नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। अगर हम बाल्टिक सी की बात करेंगे तो बाल्टिक सी के अराउंड बहुत सारी कंट्री है ना। बाल्टिक सी के अराउंड अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है, स्वीडन है, डेनमार्क है और इसके अलावा 3 जो है बाल्टिक स्टेट्स तो हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रशिया भी है, डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है, पोलैंड है, जर्मनी और फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ बाल्टिक सी से बॉर्डर बनाती है। ये भी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार मैप देख लेते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपका बाल्टिक सी दिख रही है, ठीक है, रशिया बॉर्डर बना रहा है, फिनलैंड बना रहा है और ये जो 3 स्टेट दिख रहे हैं वो है इस्टोनिया, लतविया और लिथुनिया। ठीक, तो ये जो है 3 आपके स्टेट क्या हो जाएंगे, बाल्टिक स्टेट हो जाएंगे। और ये जो वाइट वाला जो स्पेस दिख रहा है इनके बीच में, ये बाल्टिक सी है। डेनमार्क को भी टच कर रही है, स्वीडन को भी कर रही है, जर्मनी को कर रही है, पोलैंड को कर रही है। ठीक, नॉर्वे और आइसलैंड बाल्टिक सी के अराउंड जो है बॉर्डर नहीं बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, ये केवल नॉर्डिक कंट्रीज़ है। ये NB8 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही है रायसीना डायलॉग में। इनका मैसेज क्लियर है, ये जो इनका मैसेज है ना ये आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, ये आप अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ऐसे वगैरह के, इनफैक्ट GS के कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। इन द टाइम्स ऑफ टर्मोइल एंड कन्फ्लिक्ट द वर्ल्ड नीड मोर ट्रस्ट, डायलॉग एंड कोऑपरेशन। जो कन्फ्लिक्ट का समय चल रहा है पूरी दुनिया में, इजराइल पैलेस्टीन यूक्रेन रशिया इश्यूज हो रहे हैं, उसमें वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, डायलॉग और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। लेट अस जॉइन फोर्सेस टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड पीस एंड स्टेबिलिटी। साथ में फोर्सेस ज्वाइन करते हैं और डिफेंड करते हैं शांति और स्टेबिलिटी इन द रीजन, टू अपोज एग्रेशन, टू मेंटेन अ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल से चलने वाले ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड इकॉनमी बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये जो लाइनें हैं आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ये NB8 कंट्री का मैसेज है, इस ग्रुपिंग का मैसेज है कि हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। NB8 के बारे में और बात करेंगे तो सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्री है और बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है, इनोवेशन ड्रिवन कंट्री है और फुली इंटीग्रेटेड है यूरोपियन कॉमन मार्केट से। ठीक है, यूरोपियन जो कॉमन मार्केट है उसमें ये फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अगर इन सारों का साइज़ एक साथ मिलाकर देखें तो दे वुड बी क्वालिफाई नॉट ओनली फॉर G20 इकॉनमी बट ऑल्सो फॉर G10। G10 में भी इंक्लूड किया जा सकता है, इतनी बड़ी इनकी इकॉनमी है अगर 10 कंट्री को साथ में देखें तो। इंडिया और NB8 के बीच में जो कन्वर्जेंस पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, NB8 कंट्री भी शेयर करती है सिमिलर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। इंडिया जो है चैम्पियन है इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म का और इंटरनेशनल ऑर्डर लॉ का, है ना। इंडिया सपोर्ट करता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर किस पे बना रहे, रूल बेस्ड रहे, मल्टीलैटरलिज्म पे रहे और इंटरनेशनल लॉस फॉलो हो। सिमिलर चीज़ जो है NB8 कंट्री भी सपोर्ट करती है। दोनों ही काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और इंडो पैसिफिक रीजन दोनों के लिए ही कॉमन ग्राउंड है। NB8 भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी हो और इंडिया तो है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दोनों के बीच में कॉपरेशन किस किस फील्ड में हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर आप देखें तो NB8 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इनोवेशन ड्रिवन कंट्री है, ग्रीन ट्रांजिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, न्यू टेक्नोलॉजीज हो गई, स्पेस कॉपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चर एंड टूरिज़्म। ये कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जिस पे इंडिया और NB8 कंट्री कॉपरेट कर सकते हैं। दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फिगर लगातार बढ़ रहा है, स्टेडिली इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक, तो दोनों ही कंट्रीज़, दोनों NB8 कंट्रीज़ और इंडिया दोनों मिल कर के कॉमन गोल को परस्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
in the time of geopolitical shift, the security of Nordic Baltic region and Indo-Pacific region is interlinked. जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, उस समय में इंडो पैसिफिक रीजन जो कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और नॉर्डिक बाल्टिक रीजन, दोनों की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। ऐसे समय में हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ और टू बिल्ड कैपेसिटी टू टैकल बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब होगा जो कंट्रीज से आ रहा है, जैसे कि इंडिया के लिए चाइना है और नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ के लिए रशिया है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट का क्या हो जाएगा, टेररिज्म हो जाएगा, पायरेसी इश्यूज़ हो जाएंगे, ये सब नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स कहलाते हैं। तो दोनों से डील करने के लिए साथ में मिलके काम करने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, चैलेंजेस नीड टू बी शेयर्ड एंड रिक्वायर्ड बोथ द रीजनल कंट्रीज़ एंड इंडिया टू वर्क टुगेदर। अगर हम देखें तो NB8 कंट्रीज़ पहली बार यूरोप के बाहर कहीं पर एक साथ विज़िट कर रही है और उन्होंने अपना जो डेस्टिनेशन चुना है वो इंडिया को चुना है फॉर मैनी गुड रीजंस। हम जानते हैं हम लोग के जो कमिटमेंट हैं वो हम शेयर करते हैं, दोनों ही डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट को सपोर्ट करते हैं, मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि डायलॉग कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़े, पीस और स्टेबिलिटी एंश्योर हो। ठीक, तो द मैसेज इज़ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू बी पार्टनरशिप, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। अगर हम वर्ल्ड के लिए एक मैसेज की बात करें तो वर्ल्ड को जो है पार्टनरशिप करना चाहिए, ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए। अ पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड हेल्थ, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ट्रांजिशन एंड डिजिटलाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये लाइन भी आप जो है छाप सकते हो अपने आंसर में, ये वर्ल्ड के लिए मैसेज हो जाएगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें ऐसे में बहुत काम आती है, एकदम साधु वाली। ठीक, तो ये जो है रायसीना डायलॉग्स के कुछ क्या हो जाएंगे, एम्स ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, वर्ल्ड के लिए मैसेजेस हो जाएंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है, इसमें डेटा फैक्ट्स कम है ना, फैंसी लाइंस ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए काम की है क्योंकि ये फैंसी लाइंस हमारे आंसर को, इंट्रोडक्शन को, कंक्लूजन को बेहतर बना सकती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और प्रीलिम्स के लिए नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी है, बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं, 3, 5 + 3 ऑटोनोमस रीजन, और बाल्टिक सी के अराउंड कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, इसमें पोलैंड, जर्मनी और रशिया, ये तीनों को ऐड करना होगा। बाकी सारी कंट्रीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी है। एक बार मैप देख लेना, अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है अ गुड रिपोर्ट कार्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रिसेंटली RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इकॉनमी, जिसमें RBI ने कुछ असेसमेंट किए हैं इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेके, और ये जो असेसमेंट है वो पॉजिटिव साइड पे है। जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ है RBI ने वो पैक किया है 7% के अराउंड। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इस बार जो ग्रोथ होने की संभावना है फोर्थ क्वार्टर मिला के वो 7% के अराउंड है। तो RBI का मानना है कि जो ग्रोथ होगी थर्ड क्वार्टर की वो भी 7% के अराउंड होगी। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन फ्रंट की बात करें तो वहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन है वो जनवरी में थोड़ा कम हुआ है, दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्फ्लेशन में भी जो है थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, ग्रोथ मोमेंटम जो है बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मॉडरेट है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करें तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ इज़ नैरोइंग। जो FMCG कंपनी है उनकी ग्रोथ रूरल एरिया में 5.8% से बन रही है और अर्बन एरिया में 6.8% से क्या बोलते हैं ग्रो कर रहे हैं FMCGs कंपनी। ठीक, FMCGs कंपनी मतलब ये बिस्किट वाली छोटी मोटी जो चीज़ें क्या करती हैं, जो डेली के गुड्स बनाती हैं, उसको FMCG कंपनी कहा जाता है। थर्ड क्वार्टर में देखें तो ये जो है
हमारे फिगर्स रहे 5.8% और 6.8% एफएमसीजी कंपनीज की ग्रोथ। बाकी इंडिकेटर की बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जो पैसेंजर व्हीकल हैं और टू व्हीलर व्हीकल्स हैं, इनकी भी परचेस में ग्रोथ देखने को मिली है, और दोनों ही जगह, अर्बन और रूरल एरिया में। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, ड्रिवन बाय हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घर बनाने के लिए, जो खर्चा किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन लोन लिए जा रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण भी हमें इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ दिख रही है। पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड वगैरह बना रही है जो सरकार, मनरेगा वगैरह के थ्रू। ये सारी चीज़ों के कारण रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी भी एक इशू है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो केवल कुछ ही सेक्टर्स में हो रही है। अभी भी जॉब क्रिएशन का जो इशू है वो एड्रेस नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन में ऑप्टिमिज्म है, इन्फ्लेशन गिर चुका है, 5.1% हो गया है। पिछले जो महीना था दिसंबर का, उसमें 5.69% था। ओवरऑल जो फूड्स इन्फ्लेशन है उसमें अपसाइड रिस्क रहेगी, अभी महीने 2 महीने हो सकता है प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएं। लेकिन जो स्काईमेट है, प्राइवेट वेदर फोरकास्टर, उन्होंने कहा है कि ओवरऑल ईयर की बात करें तो इस बार का जो साउथ वेस्ट मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला है, इसलिए जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट ही रहेगा पूरे साल भर। जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता था मानसून ना आने के कारण, ड्रॉट या फ्लड होने के कारण, वो वाली प्रॉब्लम इस बार नहीं दिखाई देगी, और ओवरऑल जो फूड प्राइसेस होंगे वो मॉडरेट होंगे। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि इस बार जो इन्फ्लेशन रहेगा 2024-25 में वो 4.5% के अराउंड रहेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, ये क्या रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे। इसमें थ्रेशोल्ड कितना है, 4 ± 2 का, मतलब 6 और 2 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। आरबीआई ये टारगेट करती है, इसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। और एमपीसी का टारगेट यही होता है, इनकी पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है। अगर 3 क्वार्टर तक के ये थ्रेशोल्ड मेंटेन नहीं रहा तो आरबीआई को एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि वो क्यों फेल हो गए हैं, रीजंस बताने पड़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड। ठीक, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया। हमारा लास्ट आर्टिकल है डोनर गैमेट्स आर अलाउड, व्हाट द न्यू रूल ऑफ सरोगेसी सेज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 2021 में बनाया गया था, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया था और केवल अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को क्या किया गया था, ग्रीन झंडी दी गई थी। ये सरोगेसी एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार रीड ज़रूर करके जाइएगा। बेसिकली जो नए रूल्स आए हैं वो क्या हैं इस आर्टिकल में, उसको समझेंगे। उससे पहले सरोगेसी होती क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरोगेसी में क्या होता है, एक वुमेन होती है, वो कंसीव करती है, कैरी करती है और बच्चे को जन्म देती है दूसरे पर्सन के लिए या फिर दूसरे कपल के लिए। मान लीजिए किसी महिला के यूट्रस में इशू है और वो जो है बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कोई और महिला है ना, वो क्या करेंगी, दोनों कपल के जो गैमेट्स हैं उसको फर्टिलाइज करके महिला के जो पेट है, यूट्रस है, उसमें प्लेस किया जाएगा और वहाँ बच्चा पलेगा, 9 महीने रहेगा और उसके बाद बच्चा जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को हम सरोगेसी बोलते हैं। कमर्शियल सरोगेसी अलाउ नहीं है, पैसे के लिए नहीं कर सकते, केवल अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है, मदद करने के लिए ही आप जो है सरोगेसी कर सकते हैं। बाहर से बहुत सारे जो कंट्री से कपल आते थे यहाँ पर और सरोगेसी के लिए जो है पैसे देते थे, उनको कोख मिल जाती थी किराए पे। अपने मिमी देखिए, मिमी जो मूवी है उसमें जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है। अगर बच्चे में थोड़े से भी इश्यूज होते थे तो वो बच्चा यहीं छोड़ के भाग जाते थे, इसलिए कमर्शियल जो सरोगेसी है उसको बैन किया गया है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर। केवल और केवल अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है। अब जो अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है इसमें कुछ कंडीशन रखी गई है, जो सरोगेट मदर होगी
है ना, जो सरोगेट मदर जो बच्चा पेट में रखेगी वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए इंटेंडिंग कपल के, आपके आसपास के पहचान के रिलेटिव ही आपका बच्चा क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। दूसरा, जो महिला होना चाहिए वो शादीशुदा होना चाहिए, उसका खुद का एक आध बच्चा होना चाहिए, 25 से 35 साल की उम्र की महिला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके पहले उसने सरोगेसी नहीं की हो, ये भी चीज़ें इंश्योर करने की ज़रूरत है। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट और साइकोलॉजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उस महिला को देना पड़ेगा, उसके बाद ही सरोगेसी की जा सकती है। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। द सेंटर अमेंडेड द सरोगेसी रूल्स ऑन वेडनेसडे टू अलाउ कपल्स टू यूज़ डोनर एग और डोनर स्पर्म फॉर सरोगेसी। ये जो न्यू रूल है इसने पुराने वाले रूल को ओवरटर्न किया है जिसमें यूज़ ऑफ डोनर गैमेट्स को बैन कर दिया गया था। गैमेट्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक। रिप्रोडक्टिव सेल मेल के लिए कौन सी होगी, फीमेल के लिए कौन सी होगी, मेल में स्पर्म होती है और फीमेल में ओवम होती है, इन दोनों को ही फर्टिलाइज़ किया जाता है, एग बनाया जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, उसे प्लेस किया जाता है सरोगेसी में, ठीक। तो पहले क्या रूल थे कि आपको खुद के ही गैमेट्स यूज़ करने पड़ेंगे और सरोगेट मदर में उसे प्लेस करना पड़ेगा फर्टिलाइज़ करा के। अब ये रूल कर दिया गया है कि कपल बाहर से स्पर्म और ओवम दोनों ही डोनेट करवा सकते हैं और थर्ड पर्सन सरोगेट महिला के अंदर उसे फर्टिलाइज़ करके प्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जो कपल हैं उनके जीन्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सारे के सारे डोनर्स के ही जीन्स इनमें होंगे बच्चों में। तो केंद्र सरकार ने बोला था कम से कम एक जो पर्सन है ना, कपल में से कम एक तो ऐसा हो जिसके जीन्स जो हैं क्या हो, बच्चे में आए, ताकि क्लेम कर सको कि आप बायोलॉजिकल फादर हो या मदर हो, थोड़ा बहुत तो आप बच्चों पे आपका क्लेम होना चाहिए। लेकिन रिसेंटली जो केंद्र सरकार है उसने अपने रूल्स बदल दिए हैं और कहा है कि अब आप बाहर से डोनेट करवा सकते हो गैमेट्स को, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो क्या हो, ओवम, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है उसे समझते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कपल्स को इश्यूज़ हो, कुछ सिंड्रोम हो जाए, है ना। जैसे कि एक महिला जो है कोर्ट गई थी, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, उनको मेयर रोकिनटस्की कस्तर हॉसर सिंड्रोम हो गया था, जिसके कारण वो उनमें इनफर्टिलिटी हो गई थी और वो उनके जो ओवम है या एग्स हैं उसे यूज़ नहीं किया जा सकता था। हो सकता है जो मेल पार्टनर है उनमें भी इनफर्टिलिटी हो, अगर दोनों ही इनफर्टाइल हैं तो इस केस में तो आप सरोगेसी कर ही नहीं सकते पुराने ऑर्डर के हिसाब से। तो नए ऑर्डर के हिसाब से अब आप क्या कर सकते हैं, सरोगेसी करवा सकते हैं, किसी और से जो है डोनर से आप गैमेट्स ले सकते हैं, स्पर्म भी ले सकते हैं और ओवम भी ले सकते हैं। इसके अलावा in case when the district medical board certifies that either husband or wife constituting the intending couple suffer from medical condition necessitating use of donor gamete, then surrogacy using donor gamete is allowed। लेकिन ये कौन सर्टिफाई करेगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करेगा कि दोनों ही जो है फर्टिलिटी नहीं है और उस केस में ही आप जो है डोनर गैमेट को क्या करेंगे, अलाउ कर पाएंगे, ठीक। नोटिफिकेशन ऑल्सो सेड इफ द डाइवोर्स और विडो वुमेन ऑप्ट फॉर सरोगेसी द एग हैज़ टू कम फ्रॉम मदर, ठीक। अगर डाइवोर्स वुमेन और विडो वुमेन अगर सरोगेसी ऑप्ट करती है तो महिला जो सरोगेसी ऑप्ट कर रही है, जो एग होगा वो उनका ही होना चाहिए। तो इसमें थोड़े इश्यूज़ हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया है इस नोटिफिकेशन को। क्या कहा गया है कि हो सकता है महिला को कोई इशू हो, जो अभी हमने देखे एक सिंड्रोम है उसके कारण इनफर्टिलिटी हो, तो फिर वो सरोगेट नहीं कर सकती। और दूसरा यहाँ पर इशू क्या है, जो सिंगल कपल हैं जो मैरिड नहीं है, यहाँ डाइवोर्स और विडोड की बात की है, मतलब दोनों ही शादीशुदा थी पहले, तो यहाँ मैरिटल स्टेटस मैटर कर रहा है। तो एलजीबीटी ग्रुप को है ना आपने सरोगेसी से बाहर रख दिया है। ये दो चैलेंजेस हैं अभी भी इस नए नोटिफिकेशन में, ठीक। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या चेंजेस किए गए हैं और पहले क्या थे, ठीक। ये हमारा आज का तीनों आर्टिकल हो गए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।